ऑर्डर नंबर 14 जो कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज की बात करता है, ठीक है, और सूट ऑन इश्यूज ऑफ लॉ और इश्यूज अग्रीड अपॉन। पहले तो इश्यूज, क्या इश्यूज, ये इशू कौन सा इशू है? वैसे तो जब बच्चा पैदा होता है तो भी उसको इशू कहा जाता है ना, बरोबर। फ्रॉम द फेड वेडलॉक वन इशू इज बॉर्न, एक डॉटर भी हो सकती है, एक बेटा भी हो सकता है, उसको इशू कहा जाता है। लेकिन ये इशू कौन से इश्यूज है? ये इश्यूज वो इश्यूज है जो सूट में होते हैं, ठीक है, एज पर लॉ देखा जाए तो जो सूट में होते हैं। अब जब कोई प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के बीच में जो भी झगड़ा चलता है वही इशू होता है। मुद्दा क्या है, किस लिए कोर्ट में आए हो? तो कोर्ट कहता है कि मैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कर देता हूं, आपको मैटर खत्म करना है यहीं खत्म कर लीजिए। या फिर कोर्ट क्या करेगा, इश्यूज को डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइन करने का मतलब क्या होगा कि क्या प्लेंटिफ ने अपने सूट में ये किया है? डज प्लेंटिफ प्रूव हिज केस? डज प्लेंटिफ हैज फाइल्ड द कोर्ट फी? यानी जो भी इशू समझ के चलिए आप, तो जो इश्यूज अग्री होते हैं। अब इशू का मतलब होता है जो क्वेश्चन एंड पॉइंट है, जो पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, मुद्दा जो है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, जिसपे डिबेट होती है। डिबेट का मतलब है आपस में लड़ाई, आपस में आर्ग्यूमेंट, डिस्कशन और लिटिगेशन। अब लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? केस होता है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो भी कंट्रोवर्सी होती है सूट के अंदर, जो भी कंट्रोवर्सी होती है, जैसे अभी देखो, मैंने जैसे हमेशा कहा है कि राखी सावंत एक कंट्रोवर्सी क्वीन है, कि जैसे उसके हस्बैंड के साथ में उसका इतना सारा कुछ हुआ, वो अपने इन लॉज के दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई कि मैं घर में घुसने आई हूं, तो ये कंट्रोवर्सी है ना, जो सूट के अंदर होती है, जो केस के अंदर होती है, जो जो लॉ के अंदर होती है, जो इश्यूज के अंदर होती है। तो यही तो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्ट है ना, जो कोर्ट को तय करना होता है कि भाई है क्या, मामला क्या है। अब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, अगर आपको एक जज बनना है, अगर आपको एक परफेक्ट जज बनना है कि आप जूनियर होके भी सीनियर जैसा काम कर सकते हो, तो आपको इश्यूज फ्रेम करना आना चाहिए। अगर एज अ जज आपको इशू फ्रेम करना नहीं आया, मतलब आपको जजमेंट कभी भी लिखने नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि इशू कैसे होते हैं? इशू ऑफ फैक्ट होता है, इश्यू ऑफ लॉ होता है। फैक्ट क्या बोलता है, लॉ क्या बोलता है, इन दोनों की कमांड रखनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कोई इशू अराइज होता है, जैसे एक इशू निकल के आता है, तो उसमें फैक्ट भी होगा, उसमें लॉ भी होगा। एक पार्टी मानेगी, दूसरी पार्टी उसको क्या करेगी, मना कर देगी, ठीक है। तो ये जो लॉ, जो प्लेंटिफ है, जो वादी है, वो बताएगा कि मैं प्रतिवादी को के ऊपर कौन सा केस और क्यों लगाने आया हूं। और प्रतिवादी क्या करेगा, अपना डिफेंस तैयार करेगा। तो जो भी मटेरियल है कोर्ट के सामने, उस मटेरियल को लेकर ही कोर्ट क्या करेगी कि अगर एक पार्टी एडमिट कर रही है, ठीक है, डिनाई कर रही है, उसके हिसाब से ही वो सब्जेक्ट मैटर को तय करेगी। उसमें क्या होगा, इश्यू ऑफ फैक्ट, इश्यू ऑफ लॉ। तो इसमें एक साइटेशन है कि मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड वर्सेस सीआईडी एआईआर 1957, however may be mixed issue of fact। मिक्स्ड इशू क्या होता है कि इशू ऑफ फैक्ट मिक्स्ड भी हो सकता है, यानी दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे हम पकड़ा पकड़ी खेलते हैं ना, वैसे वो पकड़ेगा। इशू ऑफ फैक्ट फैक्ट जगह पे पकड़ेगा, लॉ लॉ की जगह पे पकड़ेगा। तो यहाँ पर जब फर्स्ट हियरिंग होती है, पहली दफे जब सुनवाई होती है ना, तो कोर्ट क्या करती है, प्लेंट को पढ़ती है, डब्ल्यूएस को देखती है, और उसके अंदर जो ऑर्डर 10 है, जो हमने ऑर्डर 10 पढ़ा है, वो रूल 2 के अंदर पार्टीज को बुलाती है, प्लीडर्स को बुलाती है। उसके बाद में वो इश्यूज को फ्रेम करती है, और राइट डिसीजन जो भी है ना, जैसा केस होगा, उस डिसीजन के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। सारे केसेस सेम होते हैं ये तो नहीं होता ना, हर केस में अलग अलग मुद्दे होते हैं, अलग अलग झगड़े होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो इस रूल के अंदर कोर्ट क्या करती है, फ्रेम करती है। क्या फ्रेम करती है? इश्यूज को फ्रेम करती है और रिकॉर्ड करती है, लिख के लेती है। रिकॉर्ड का मतलब होता है लिख के लेती है। और कब लिखेगी? फर्स्ट हियरिंग पे, जब
फर्स्ट हियरिंग किसकी होगी? जहां पर डिफेंडेंट आएगा, अगर वो नो डिफेंस देता है तो खत्म हो जाएगा बात। अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल करता है तो एक तरफा ऑर्डर हो जाएगा, वादी के फेवर में ऑर्डर हो जाएगा, जिसको हम एक्स पार्टी ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, आने के बाद भी वो नहीं बोला कुछ भी तो भी हो जाएगा। आने के बाद में रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल किया तो नो डब्ल्यूएस का ऑर्डर होता है, यानी कि नो डब्ल्यूएस जो मुद्दा था, जो पीरियड था जिसमें उसको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करनी थी, 90 दिन का पीरियड था, वो सो गया। उसके बाद 120 दिन हो गए, 150 दिन हो गए, खत्म, नो से का ऑर्डर हो गया। उसके बाद में अगर नो से के मैम ऑर्डर को हाँ सेटिस्फाइड करना प्ली है तो किया जा प्ली सकता ऑफ है। एलिबी अगर लगा दे तो उसमें जो है क्या कहते हैं, वो तो एविडेंस का पार्ट है ना, तो दोनों सिविल और क्रिमिनल दोनों में लगेगा। तो अगर एलिबी लगा दिया तो जजमेंट सेटिस्फाइड हो जाएगी ना? जजमेंट सेटिस्फाइड करने के लिए ऑर्डर देखो, सीपीसी को इधर मिक्स मत करो। अगर आपको जजमेंट सेटिस्फाइड करनी है तो ऑर्डर 9 रूल 13 मैंने आपको पढ़ाया है। यस एक्स मैम। पार्टी ऑर्डर सेटिस्फाइड, जजमेंट एक तरफा हुई है इसके वजह से, अगर दोनों तरफ से सुनवाई हुई है, वादी के तरफ से भी प्रतिवादी के तरफ से भी, तो आप अपील करते हो। अगर आप नाखुश हो तो आप अपील करते हो। लेकिन एक्स पार्टी हुआ है, एक तरफा हुआ है, तो क्या करोगे आप? ऑर्डर 9 रूल ऑर्डर 9 13, रूल 13। एक्स पार्टी जजमेंट सेटिस्फाइड, ये बात आपको समझ के चलने की है। ठीक है, अब कोर्ट को क्या करना रहता है? हर इशू पे जजमेंट को प्रोनाउंस करना रहता मैम है। हाँ हाँ शिवानी। मैम फर्स्ट हियरिंग में ऑर्डर 10 की एग्जामिनेशन होती है ना, यस, तो उसके बाद सेटलमेंट होगी, उसके बाद इशू सेटल होंगे। तो फिर सेकंड हियरिंग हो जाएगी ना मैम? पर हियरिंग देखो, वो कंसीडरिंग फर्स्ट हियरिंग ही होती है, दो हम इसको ऐसे सेकंड समझ ओके रहे मैम। हैं, पर कंसीडरिंग बेटा वो फर्स्ट ही हियरिंग होती है। ओके मैम। यस, यहाँ पे कंफ्यूज मत मतलब हो। जब मैम उसमें सेटलमेंट नहीं हुआ ऑर्डर 10 के एग्जामिनेशन में, तो फिर तो जो फिर हियरिंग ट्रायल होगी वो चलेगा। इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट होगी, हाँ यस, फिर ट्रायल उसमें चलेगा। सेटलमेंट होगी। हाँ ओके मैम। हाँ 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 हाँ, ठीक है। कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन ऑल इश्यूज, कोर्ट को क्या करना है? हर इशू पे एक जजमेंट सुनानी है। पहले तो जुरिस्डिक्शन का फंडा सबसे बड़ा है कि कोर्ट को जुरिस्डिक्शन है। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? कि कोर्ट उस मैटर में डिसीजन देने के काबिल है या नहीं है। जैसे टेरिटोरियल और पेक्यूनरी, एक होता है पैसा, दूसरा होता है लोकल, दो ही जुरिस्डिक्शन होती है। लोकल कोर्ट याद रखना है, लोकल लोकल लोकल। दूसरा क्या है? मनी 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 मनी। ये दो ही जुरिस्डिक्शन डिसाइड करता है कि क्या कोर्ट इस केस में जजमेंट दे भी सकता है या नहीं। अगर दे सकता है तो वो हर इश्यू पे प्रोनाउंस करेगा, हर इश्यू को बताएगा कि क्या। अब जब हम केस को, साइटेशन को पढ़ते हैं, उसमें देखते हैं। अब मैं आपसे एक नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है? अब जैसे जजमेंट पे बात आई है, ठीक है, बता पाओगे मुझे? अगर आपने यहां तक मेरे से थोड़ा बहुत समझा होगा ना कि लिटिल ओके फाइन। एक होते हैं रिपोर्टेबल जजमेंट्स, एक होते हैं नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट्स। तो रिपोर्टेबल कौन से होते हैं और नॉन रिपोर्टेबल कौन से होते हैं? यहाँ पे मुझे वो लेना था पर रह गया मेरे से लेने के लिए। ये मैं, इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या बोल रही हूँ कि रूल 2 बोलता है कोर्ट को प्रोनाउंस करना है जजमेंट हर इशू पे, हर बात पे जो इशू निकालेगा। तो मुझे ये पूछना है, तो ये जजमेंट कौन सी होगी? क्या ये जजमेंट रिपोर्टेबल होगी या नॉन रिपोर्टेबल होगी? यस मैम, रिपोर्टेबल होगी। अगर वो सबके सामने प्रोनाउंस कर रहा है तो वो रिपोर्टेबल होगी। आपको पता है रिपोर्टेबल जजमेंट क्या होती है बेटा? सबके सामने कौन प्रोनाउंस करेगा? रिपोर्टेबल का मतलब समझती हो? रिपोर्टेबल पहले ये बताओ। नहीं समझ रही हो इसीलिए तुम मेरे से ये बात कर रही हो। रिपोर्टेबल और नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट क्या होती है, पहले ये समझो तुम लोग। रिपोर्टेबल जजमेंट वो होता है बेटा कि ऐसी जजमेंट
जो लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होती है। ठीक है, हाई कोर्ट ने कोई जजमेंट डाली, सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट की, तो वो रिपोर्टेबल हो गई, और लोअर कोर्ट को वही मान के चलना पड़ेगा। ये है रिपोर्टेबल जजमेंट। आया बात समझ में? अब नॉन रिपोर्टेबल पे आते हैं। नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट का मतलब वो जजमेंट होती है जो फ्यूचर केसेस की बात करती है, और ये जजमेंट्स लिमिटेड होती है क्योंकि उसमें फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस होते हैं। तो नॉन रिपोर्टेबल जजमेंट्स जो होती है वो लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग ही नहीं होती है। आया बात समझ में? ठीक है, ये मैम मैंने इसके एग्जाम्पल लिए, अब लोअर कोर्ट की जजमेंट का, हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास की, ठीक है, उनको हाई कोर्ट ने कहा कि इसको रिपोर्ट करना नहीं है। इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट कि जजमेंट को रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। कोर्ट ने मना कर दिया, तो लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होगी क्या? हाई कोर्ट ही नहीं बोल रहा है तो लोअर कोर्ट क्यों सुनेगा? तो ये नॉन रिपोर्टेबल की बात हो गई। लेकिन रिपोर्टेबल जजमेंट्स, हाई कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, वो हर लोअर कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होती है। यानी कि एक बॉल होता है, ऊपर से फेंका जाता है, हाई कोर्ट नीचे फेंक रही है, किसके पास? लोअर कोर्ट के पास। लोअर कोर्ट को क्या करना है? उस जजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो थप्पड़ मिलेगी। समझे? मैम रिपोर्टेबल। हाँ शिवानी, मैम नॉन रिपोर्टेबल फ्यूचर केसेस होती है। फ्यूचर केसेस के लिए होती है, ये इम्पैक्ट होता है फ्यूचर केसेस के ऊपर। नॉन रिपोर्टेबल इज नॉट कंसीडर्ड टू बी अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन फ्यूचर केसेस। मतलब ये सिग्निफिकेंट ये होती है कि फ्यूचर केसेस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डालती है। और ये जजमेंट जो होती है ना, यूजुअली मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं मैम। तो लिमिटेड होती है, पहले तो लिमिटेड होती है, और इसमें स्पेसिफिक फैक्ट्स और जो सर्कमस्टेंसेस होते भी हैं। जजमेंट आई है, मतलब मैम नॉन रिपोर्टेबल मतलब जो भी जजमेंट आई है वो आगे जो भी केसेस होंगे उन पे वो बाइंडिंग नहीं होगी वो जजमेंट। नहीं, क्योंकि रिपोर्ट ही नहीं हुई है, यस मैम। रिपोर्ट ही नहीं हुई है। यानी कि रिपोर्टेबल एक जज ने बेसिकली कहा, जो लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं ना वो रिपोर्टेबल हो गए, और जो नहीं होते वो नॉन रिपोर्टेबल हो गए। यस यस, बस ऐसे ही समझो। तो इसलिए आपको मैंने थोड़ा सा एडिशनल यहाँ पे बताया, क्योंकि जजमेंट ऑन इश्यूज की बात चल रही है ना। तो देखो, इशू लॉ और फैक्ट दोनों के ऊपर होता है। जैसे मैंने कहा कि कोर्ट अपना ओपिनियन बनाता है और केस उसके अकॉर्डिंगली डिस्पोज ऑफ करता है, खत्म करता है। अगर उसके पास जुरिडिक्शन है तो सुनेगा, नहीं है तो आपको ऑर्डर 7 तो पता ही है, रिजेक्शन। सुना है आपने रिजेक्शन ऑफ प्लेंट? ऑर्डर 7 मैंने पढ़ा रखा है आपको। यस तो मैम। इसमें जो जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा, बार टू द सूट क्रिएटेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। मतलब क्या होता है ना, कोई सूट है जो कि बार है, मतलब आपको, कोर्ट को अलाउड ही नहीं है सुनने के लिए, तो कोर्ट क्या करेगी कि कोर्ट अपने हाथ हटा देगी, पोस्टपोन कर देगी, सेटलमेंट ऑफ इश्यूज को ही पोस्टपोन करेगी। अगर वो इशू डिसाइड होगा तभी तो आगे केस बढ़ेगा। यही तो ट्रायल का पार्ट है जो आपको समझने का है। ठीक है, चलिए। अब प्रिलिमिनरी इशू क्या होता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रिलिमिनरी इशू क्या होता है? ये इशू जो होता है जुरिस्डिक्शन, दूसरा बार ऑफ द सूट टू बी क्रिएटेड। अभी कोर्ट ने बार लगा रखा है, ठीक है, कोई ऐसा मुद्दे पे कोर्ट ने बोला है इसको सुनने का नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा? नहीं सुन सकता है, क्योंकि वो प्रिलिमिनरी इशू है। अगर वो डिसाइड नहीं होगा तो केस कैसे डिसाइड होगा? जब मैं एक कहूं मेरी औकात ही नहीं है उसको सुनने की, तो मैं क्या करूंगी? समझा? ये है प्रिलिमिनरी इशू। मटीरियल फ्रॉम इश्यूज में बी फ्रेम। अभी मटीरियल मतलब क्या होता है? जो भी इल्जाम लगाए जाते हैं तो वो ऑन ओथ लिए जाते हैं। तो जो भी पर्सन प्रेजेंट होता है, प्लीडर भी हो सकता है, पार्टीज भी हो सकती है, जो भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं वाद पत्र में, तो उसके आंसर्स लिए जाते हैं। हमने देखा ना इंट्रोगेटरीज, क्वेश्चंस, हम क्वेश्चन लगा के देते हैं साहब को कि सर ये क्वेश्चन है, ये पूछने का है, तो उसमें डॉक्यूमेंट्स भी होंगे। सवाल है तो डॉक्यूमेंट तो है, वरना सवाल नहीं है तो केस कैसे बनेगा? ये सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है।
कोर्ट में एग्जामाइन द विटनेस और डॉक्यूमेंट बिफोर फ्रेमिंग द इश्यूज, यानी कि अगर कोर्ट को लगता है कि इशू फ्रेम करने से पहले मुझे कोर्ट विटनेस को पूछताछ करके लेने की है, टाइम बचता है, ठीक है। वादी को कहा गया तू अपने साथ में एक विटनेस लेके आना, ठीक है। वादी अपना विटनेस लेके आया, कोर्ट ने उससे पूछताछ की, कोर्ट को लगा तो फ्रेम किया, नहीं लगा तो अजर्नमेंट करेगा। या कोर्ट को लगेगा कि आप कोई और डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके लेके आओ, तो कोर्ट वो भी कह सकता है आपको। कोर्ट आपको क्या करेगा, विटनेस को एग्जामाइन करेगा, डॉक्यूमेंट्स को देखेगा, इश्यूज फ्रेम करेगा। उसके बाद में पहले विटनेस का काम हो गया ना, तो हमने 7 डेज का बात समझा था, नॉट लेटर देन 7 डेज, याद है मैंने 16 मार्च का एग्जाम्पल लेके आपको क्लियर कट वो समझाया है। यही है रूल नंबर 4 के अंदर भी। रूल नंबर 5, पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज, यानी कि कोर्ट के पास ये एक पावर है जिसको हम वीटो पावर कहते हैं ना, वीटो, शक्तिमान, ये है शक्तिमान। कैसे कि कोर्ट को अगर लगता है कि एडिशनल करना है इशू को, कुछ अलग से एक प्लस करना है तो प्लस भी कर सकती है, अमेंड करना है अमेंड भी कर सकती है। क्या होता है ना, बहुत सारे जजेस को कंफ्यूजन होता है, कभी कभी वो गलत इशू फ्रेम कर लेते हैं। जैसे सीआरपीसी में क्या करते हैं वो लोग, हाउस में यहाँ पर इश्यूज फ्रेम होता है, सीआरपीसी में क्या होता है, सीआरपीसी में चार्जेस। हाँ, तो कभी कभी गलत चार्ज फ्रेम नहीं हो जाता है, तो Yes, यहाँ ma'am, पे yes. वो लोग क्या करते हैं, चार्ज को हटा के लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी तो कोर्ट को पावर है ना कि अगर उनको लगे कि ये इश्यू गलत है तो उसको माइनस कर सकते हैं, प्लस करना है तो प्लस कर सकते हैं, अमेंड करना है तो अमेंड कर सकते हैं। जैसा झगड़ा वैसा इश्यू, इशू का मतलब ही झगड़ा है इधर, है ना। रूल नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन ऑफ अ फैक्ट ऑफ लॉ मे बी अग्रीमेंट स्टेटेड इन द फॉर्म ऑफ इश्यूज, ठीक है। अब एग्रीमेंट में कोई ऐसी बात लिखी हुई है जो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के बारे में बोलती है, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ के बारे में बोलती है, वो डिसाइड करना है तो उस एग्रीमेंट को पढ़ा जाएगा, उसमें पैसा कितना लिखा हुआ है, कितना पे करना है उस पार्टी को ये देखा जाएगा, डिक्लेयर किया जाएगा कि लाइबिलिटी बन रही है कि नहीं बन रही है, तो ये इश्यू के फॉर्म में लिया जाएगा। क्या वादी को प्रतिवादी से इतने पैसे लेने के लिए बनते हैं, ये बन गया इश्यू, ये बन गया इश्यू। तो जो प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी कैसे होती है, एग्रीमेंट के बेसिस। आज एक फ्लैट लेने जाते हो तो एग्रीमेंट की कॉपी नहीं बनाते हो क्या, सामने वाले से प्रॉपर्टी ले रहे हो, कुछ तो प्रूफ चाहिए आपने प्रॉपर्टी ली है, कल को तो आपको हकाल दिया जाएगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे लेती हूँ, ठीक है, उस्मा ने एक दिल्ली में प्रॉपर्टी ली, उसके लिए उसने कोई भी दस्तावेज नहीं किए, कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं बनाए, ठीक है। अब उसने 10 लाख रुपए दे दिए, कोर्ट उसको कैसे बोलेगी, कोर्ट बोलेगी 10 लाख रुपए दिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी के पेपर्स है तुम्हारे पास, नहीं है, तो कोई ओरल एग्रीमेंट तो नहीं होगी ना। एक एग्रीमेंट होगी जिसमें हम लोग दिखाएंगे कि मैंने इस पार्टी से ये फ्लैट लिया, उसके अगेंस्ट में मैंने 10 लाख रुपए दिया है। एग्रीमेंट एक इश्यू बन जाएगा कि क्या उस्मा ने 10 लाख रुपए उस पार्टी को दिए थे जब एग्रीमेंट करते समय उससे फ्लैट लिया था। ये जज साहब सब देखेंगे और उसका इशू बनाएंगे, और वो इशू को सेटिस्फाई करने के लिए हम लॉ पॉइंट पे झगड़ा करते हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है। डिस्प्यूट डिसाइड होता है, एक और एक अधिक पार्टीज भी हो सकती है एग्रीमेंट को लेकर, जरूरी नहीं है कि खाली उस्मा ही हो, उसमें फारा भी हो सकती है, विकी भी हो सकता है, बहुत सारे जने हो सकते हैं, कोई वांधा नहीं है इस बात को लेकर। हाँ, रूल नंबर 7 क्या होता है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है कि कोई भी एग्रीमेंट गुड फेथ में हुई है, ठीक है, तो उस हिसाब से गुड फेथ में क्या होता है कि मैंने आपको कॉन्फिडेंस में लिया, ठीक है, कि सुन ना, मेरे को ये प्रॉपर्टी देती है, मैं तेरे को इसके लिए 1 करोड़ रुपया दूंगी। है 1 करोड़ रुपया देगी मैडम, हाँ 1 करोड़ रुपया देगी। मैंने आपको ट्रैप किया गुड फेथ में कि मैंने 1 करोड़ रुपए का आपको ये दिखाया, लेकिन एग्रीमेंट अगर एग्जीक्यूट होती है, यानी कि रजिस्टर्ड होती है, क्या होता है, हम जाते हैं ना रजिस्ट्रेशन करने के लिए, हर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जाता है, क्यों, वो प्रूफ होता है कि हम दोनों के बीच में व्यवहार हुआ है और वो व्यवहार सही तरीके से हुआ है, वो एग्रीमेंट की कॉपी बताती है। जैसे विक्की एक लीवर लाइसेंस के, समझो एक भाड़े से फ्लैट में रह रहा है, तो जो मालिक हो उसके साथ में एग्रीमेंट तो किया ही होगा, वरना उसको कभी भी बोलेगा चल भाई बाहर निकल, तू कौन है,
है ना। तो इसीलिए एग्रीमेंट को रजिस्टर करना मैंडेटरी यानी कंपलसरी होता है। ठीक है, नहीं भी किया लेकिन किधर ना किधर प्रूफ तो चाहिए हमको। तो ये सारे रिकॉर्ड्स के इशू बनते हैं और उसके अकॉर्डिंग जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे इशू होंगे वैसे जजमेंट प्रोनाउंस होती है। हर इशू पे जजमेंट प्रोनाउंस होती है, हर चीज पे। आ रही है बात समझ में? डन डन। सिर्फ 7 रूल्स है, सिर्फ 7 रूल। पहला क्या बताता है? इशू फ्रेम। दूसरा क्या बताता है? कोर्ट प्रोनाउंस करेगी किस पे? जजमेंट देगी किस पे? इश्यूज पे देगी। उसके बाद क्या बोलता है? प्रिलिमिनरी इशू के बारे में बता दिया। तो ये तो एक मटेरियल बात है, ये भी आम बात है, ये भी आम बात है। तो कोर्ट क्या करेगी? विटनेस को एग्जामाइन करेगी और इश्यूज को फ्रेम करेगी। अगर कोर्ट को लगता है अमेंड करना चाहिए, कर सकती है। निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, कर सकती है। कोर्ट की मर्जी है। तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट जो भी होगा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग कोर्ट डिसाइड करेगी कि भैया इन लोगों ने कैसी एग्रीमेंट की है, किस तरीके से इनका व्यवहार ठहरा है। उसके हिसाब से क्वेश्चन और इश्यूज को फ्रेम किया जाएगा। इशू का मतलब ही है क्वेश्चन, सवाल सवाल सवाल। बस वो सवालों के आधार पे ही जजमेंट को पास किया जाता है। समझा? आगे लेवी दूसरा सिखा देती हूँ अभी। यस मैम। चलो गुड, आप लोगों को समझ में आया। ऑर्डर नंबर 15 को ले लेते हैं